आज की तारीख तक लोग धरने पर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्य प्रदीप बाबू ने गांधी जी को याद किया, बिल्कुल, तो मैं भी वही कह रहा हूं, गांधी के देश में ये कैसी व्यवस्था है कि लोग 4 सालों से आज की तारीख तक अभी भी वो धरने पर बैठे हैं। इसको RFCTLARR एक्ट 2013 में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसके चलते कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं बनता है कि यदि है तो शिकायत करें माननीय, हम लोग इसको निराकरण करने का और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय। माननीय जयराम अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम सब लोग झारखंड में राजनीति करते हैं, तो झारखंड की जो हालत है और वर्षों से खदानों से, डैमों से, कारखानों से लोग उजाड़े गए। चलिए, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए, मैं आज अपने ध्यान आकर्षण के माध्यम से मैं इस राज्य का एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो विषय झारखंड की आत्मा है, झारखंड के अस्तित्व से जुड़ा है। यह विषय भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन से जुड़ा है और झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए अंग्रेजों के कालखंड में, चाहे वो चुहाड़ आंदोलन हो, तमाड़ आंदोलन हो, कोल आंदोलन हो, भूमिज आंदोलन हो, संथाल आंदोलन हो, मुंडा आंदोलन हो या तिलका मांझी का आंदोलन हो, वो जमीन को बचाने के लिए था। उस समय ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए, आज कंपनियों ने उन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हमारे पास एनटीपीसी है, कहीं अडानी ग्रुप्स है, कहीं जिंदल है, कहीं मित्तल है, कहीं रुंगटा है, कहीं बीसीसीएल है, कहीं सीसीएल है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आज की इस ध्यान आकर्षण की सूचना के माध्यम से मैं एक गंभीर विषय लेकर आया हूं। अभी राज्य में क्या हो रहा है कि बहुत सारे नए योजनाएं आए हैं, नए उद्योग आए हैं और वो क्या कर रहे हैं कि जबरन रैयतों की जमीन पर अधिग्रहण कर रहे हैं। और दूसरा एक क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि 1960 में हमने जमीन का अधिग्रहण किया था और उस पर आज वो कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि लगातार रैयतों में असंतोष है, संघर्ष है और आंदोलन की स्थिति बन रही है। उदाहरण के लिए मैं 2 उदाहरण देता हूं। सबसे पहले अभी आप हजारीबाग जिला बड़कागांव अंतर्गत गोंदलपुरा के बारे में सुने होंगे। 2022 से लेकर आज तक, आज की तारीख तक लोग धरने पर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्य प्रदीप बाबू ने गांधी जी को याद किया, बिल्कुल, तो मैं भी वही कह रहा हूं, गांधी के देश में ये कैसी व्यवस्था है कि लोग 4 सालों से आज की तारीख तक अभी भी वो धरने पर बैठे हैं, 2022 से बैठे हैं। हम लोग उत्तर ले लेते हैं। हाँ, बस वही हम कि 4 सालों से लोग धरने पर बैठे हैं, तो क्या मेरा उस पर सवाल ये होगा कि क्या वो विषय, वो धरना, वो आंदोलन सरकार के संज्ञान में है, और यदि संज्ञान में है तो सरकार ने वार्ता के लिए क्या पहल किया है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो ने जिन विषयों को ध्यान आकर्षण के माध्यम से लाया, उसमें विभिन्न विभागों से संबंधित औद्योगिक, खनन एवं अन्य परियोजनाओं द्वारा, जिसमें भूमि अधिग्रहण पर उन्होंने सवाल उठाया है। भूमि अधिग्रहण में जो व्यवस्था है वो सब नहीं होने से आंदोलन, असंतोष, कानून व्यवस्था खराब हो रही है। पहला ये दूसरा मामला उठाया। दूसरा, जो आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से मजदूरों को लगाया जाता है, उसमें न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ये बहुत सारी जो उनकी भविष्य निधि और ये सुविधाएं हैं वो नहीं हो पा रही है। इस तरह की मामला इन्होंने उठाया। और तीसरा है कि खनन के माध्यम से भी वहाँ के मजदूरों का बीमा वगैरह में दिक्कतें आ रही हैं। उनका मूल रूप से ध्यान आकर्षण का मामला यही है पूरे राज्य को लेकर के। लेकिन मैं, चूंकि भूमि अधिग्रहण पर इन्होंने मेरे विभाग से संबंधित है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2013 में जो केंद्रीय कानून बना, उसको हम लोग झारखंड में जिसको अंगीकृत किए हैं, भू अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013। इस कानून के आने के बाद से भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी और न्याय संगत बनाने के लिए ये एक्ट 2013 लागू है, और जिसमें 3 चीजें खास करके ग्राम सभा का प्रावधान है। मान लिए किसी को कोई किसी तरह का आपत्ति है या कोई सुझाव है तो ग्राम सभा के माध्यम से वो प्रस्ताव देंगे, ग्राम सभा जो चाहेगी उस तरीके से उसको प्रस्तावित करेगी। दूसरा क्या है कि उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सामाजिक अंकेक्षण का भी व्यवस्था है। मान लिया ऐसा है तो सरकार चाहेगी कि वहाँ पर विस्थापन से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, कोई ऐसा चीजें तो नहीं हो रही है, इसलिए सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था है। और तीसरा है अध्यक्ष महोदय, ये जन सुनवाई करने का, लोक सुनवाई करने का। वहाँ पर जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं वो
शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। तो इसलिए जो कानून आज यहाँ विद्यमान है पुनर्स्थापन, इसको RFCTL ARR एक्ट 2013 में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसके चलते कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं बनता है कि यदि है तो शिकायत करें माननीय, हम लोग इसको निराकरण करने का और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय। माननीय जयराम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि अब किताब को ना पढ़े। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं कि 4 वर्षों से लोग धरने पर बैठे हैं, तो क्या सरकार के संज्ञान में नहीं है? क्या चाहिए, मतलब एक लोकतांत्रिक देश में ये कैसी व्यवस्था है कि वो 4 साल से धरने पर बैठे? मैं चाहूंगा कि किताबी उत्तर अब ना दें। हम मानते हैं आपको बहुत बड़ा फाइल दिया होगा दीपकदा, आपसे आग्रह है कि अब किताब को ना पढ़े, बस हम ये जानना चाहते हैं कि संज्ञान में है कि नहीं है। और आपने जिस एक्ट की बात की उस एक्ट को हम लोग संज्ञान में है, इसीलिए ने हमारी सरकार ने विधानसभा से निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का विधेयक हम लोग ने पारित किया है। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में ये मामला है, आज का तारीख में 12 तारीख को आज उसका डेट है, उस पर क्या सुनवाई होनी है, तो इसलिए इस राज्य की सरकार पूरा पारदर्शिता से यहाँ के लोगों के हित में ये कानून बनाया, लेकिन कोर्ट का मामला होने के कारण से ये चीजें हैं। और जहां तक इन्होंने मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी का बात उठाया है, राज्य की जो इकाइयां हैं जो निजी क्षेत्र के हैं उसमें न्यूनतम मजदूरी हम लोग साल में 2 बार निर्धारण करते हैं। और जहां तक भविष्य निधि और ये भारत सरकार श्रम मंत्रालय देखती है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनकी शिकायत को वहां तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को उसका निराकरण का लाभ मिल सके। इसलिए मेरा मानना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि किसी एक विभाग से नहीं, कई विभागों को लेकर इन्होंने ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव लाया है, और मेरे विचार से विभाग की तरफ से हम लोग ने बहुत स्पष्ट और सुस्पष्ट तरीके से जवाब दिया है। माननीय सदस्य को संतुष्ट हो जाना चाहिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, देखिए बहुत ही गंभीर विषय है। अब ये विषय कोई मामूली विषय नहीं है। जमीन झारखंड की आत्मा है अध्यक्ष महोदय। झारखंड जो शब्द बना है, झार प्लस खंड, उसमें खंड का मतलब ही जमीन होता है। अगर हम इन विषयों पर गंभीर नहीं रहेंगे, मेरा मानना है सबसे महत्वपूर्ण विषय है जमीन। एक इंसान की, आम इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज भगवान राम को भी जमीन की आवश्यकता है और खुदा को भी जमीन की आवश्यकता है, और जीसस को भी जमीन की आवश्यकता है। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब सब जमीन पर बसे हुए हैं। उनके मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, जमीन पर हो। तो किसानों के लिए जमीन का क्या महत्व होगा अध्यक्ष महोदय, आप जान सकते हैं। इसीलिए मामला केवल कहने मात्र से नहीं होगा। आपने एक्ट की बात की, तो एक्ट में तो यह भी कहा है कि 70 से 80% ग्रामीणों की रेतों की सहमति होनी चाहिए। अगर रेतों की सहमति होती तो फिर वो धरने पर क्यों बैठते? और जब रेतों ने सहमति नहीं दिया तो फिर कंपनी कैसे वहां पर अधिग्रहण कर सकती है? माननीय मंत्री जी। जहाँ तक हमने स्पष्ट किया है कि पुनर्स्थापन पुनर्वासन जो अधिनियम 2013 है, उसमें सेक्शन 26 और सेक्शन 30 है, धारा 30 और 26 है, जो उनके मुआवजा भुगतान का जो बाजार मूल्य है उसका निर्धारण करती है। उसके लिए स्पेशल प्रावधान किए गए। और जहां तक मुझे जानकारी है, मुआवजा भुगतान ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना अधिक और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना अधिक किया जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय। और यदि किसी औद्योगिक संस्थान के द्वारा मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है, कोई ऐसा विस्थापन से रिलेटेड है, मुआवजा से रिलेटेड है, कोई ऐसे मामले है, यदि माननीय सदस्य लिखित रूप से देते हैं तो हम जांच करा करके उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं अध्यक्ष महोदय। आसन को मैं आसन से एक अनुरोध करना चाहूंगा। सबसे पहला अनुरोध ये करना चाहूंगा, चूंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 101 धारा कहती है कि यदि किसी भूमि का अधिग्रहण परियोजना के लिए किया गया है और उसमें अगर 5 वर्षों तक कार्य नहीं हुआ तो 101 सेक्शन के तहत उस भूमि को वापसी कराया जाता है। तो मैं आसन के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्या पूरे राज्य में एक समीक्षा कराई जाए, जितने भी परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है और उन पे अगर कार्य नहीं हुआ है तो क्या राज्य सरकार भूमि वापसी की ओर कोई ठोस कदम उठाएगी? बस माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये मामला बड़ा गंभीर है और मैं समझता हूं कि मंत्री जी भी सहमत है इस बात से। क्योंकि हम सब लोग झारखंड में राजनीति करते हैं, तो झारखंड की जो हालत है, और वर्षों से खदानों से, डैमों से, कारखानों से लोग उजाड़े गए और उस समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज मैं कहूंगा कि सरकार से, अध्यक्ष महोदय, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और नए सिरे से हमें झारखंड के बारे में सोचना चाहिए।
कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को बना सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2013 में कानून बनाया, उस कानून में क्या लॉ फॉल्ट है यहाँ उसकी मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जैसे झारखंड में 2 एक्ट है जिससे जमीन जो गवर्न होता है, एक एसपीटी एक्ट है और सीएनटी एक्ट है। आप दोनों ही एक्ट देखेंगे, जैसे संथाल परगने में किसी का भी जमीन हस्तांतरण नहीं होता है, छोटा नागपुर में हस्तांतरण होता है एसटी का या एससी का या ओबीसी का, कुछ कहीं जिला बाउंड्री है कहीं थाना बाउंड्री है। आज मैं इसलिए इस बात को यहाँ कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आज जहाँ खदान होता है, जैसे संथाल परगना, आप उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप कभी पेनाम कोल माइंस चले जाइए, लोगों की जमीन ले गई, उजाड़े गए, बदले में क्या छोटा छोटा उनके लिए घर बना करके दिया गया। आज तो किसी प्रकार से रह रहा है, लेकिन आने वाले जब वो कोयला खदान सब कुछ समाप्त हो जाएगा, गड्ढा ही रह जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे वो। और उसमें भी जो हमारे ट्राइबल है, जो खास करके खेतीहार लोग हैं, जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती है, अगर उनके हाथों से जमीन चला जाता है तो बेचारा वो पलायन को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे, आग्रह करेंगे बार बार कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर ऐसी परिवार का जमीन जाता है तो हम उनको जमीन के बदले जमीन सरकार व्यवस्था करें, ये सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को, और मंत्री जी को इसको बतानी चाहिए। और इसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है 2013 की कानून के, हम उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि आज आप जॉब नहीं दे सकते हैं मंत्री जी, इसलिए नहीं दे सकते हैं। जो खदानों में हम लोग देखते हैं कि आज मजदूर वहां नहीं काम करता है अध्यक्ष महोदय, वहां मशीनें काम करती है। इसलिए हमें इन वास्तविकता से हम अगर मुंह मोड़ करके बात करेंगे तो फिर झारखंड के साथ हम सब लोग न्याय नहीं करेंगे। इसलिए हम सरकार से ये चाहेंगे, खास करके भूमि को लेकर के, विस्थापन को लेकर के, आप गंभीरता से या तो सदन में चर्चा कराइए या कोई प्रस्ताव लेकर के आइए कि भाई इन लोगों की हम लोग उजाड़ने नहीं देंगे, आप लोगों को, उसको हम लोग बसाएंगे। तो मुझे लगता है इसका सटीक होगा और तब अच्छा होगा झारखंड के लिए, उन गरीबों के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता माननीय आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने जो सुझाव दिया है वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है। और भूमिहीनों के बारे में जैसे कि इन्होंने जानकारी दिया, 2.5 एकड़ से जिनके पास कम भूमि उपलब्ध रहता है उनको हम भूमिहीन की श्रेणी में मानते हैं रहतों को। और यदि उनका कोई जमीन किसी योजना परियोजना या कोई ऐसे ये में चला जाता है तो उसको हम लोग के पास प्रोविजन है कि उसको दूसरे जगह जमीन हम उपलब्ध करा सकते हैं जितना जमीन, लेकिन उसके लिए उनको आवेदन करना पड़ेगा उपायुक्त के माध्यम से। और दूसरा कि जो जिन शर्तों के लिए लीज दी जाती है उपायुक्त के माध्यम से 49 सेक्शन के आलोक में कि 30 साल या 35 साल जितना दिन के लिए भी लीज की अवधि उनका है, मान लीजिए माइनिंग करते हैं वहाँ बड़े बड़े गड्ढे और ये हो जाते हैं, तो रैब यदि लीज के शर्तों के आलोक में दोबारा डिप्टी कमिश्नर को आवेदन करते हैं कि हमको पूर्व से मेरी पुरानी अवस्था में हमको जमीन वापस कीजिए, लीज का रिन्यूअल नहीं होता है, ऐसे स्थिति में जिनको भी वो लीज दी जाती है उनको करके देना वापस ही। लेकिन हमारे रैब इस प्रक्रिया को नहीं करते, यदि करेंगे तो हम लोग विभाग की तरफ से कटिबद्ध हैं कि उनको फिर से वो जमीन उसी स्थिति में वापस मिले। और इसका हम लोग समीक्षा गंभीर है अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर है। चूंकि मेरा आउटसोर्सिंग वर्कर्स पे भी था सवाल, उसका भी उत्तर मिला है, तो मैं एक जानकारी दूंगा और उस पर कार्रवाई की मांग करूंगा, फिर मैं बैठ जाऊंगा। ये मामला है 1990 से बागमारा के केसरगढ़ साइडिंग में और बेनीडी साइडिंग में 159 और 133 मजदूर, यानी कुल मिलाकर 292 मजदूर ठेका प्रणाली के माध्यम से काम करते थे। फिर 2000 में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था आई और आउटसोर्सिंग की जब व्यवस्था आई तो एचपीसी लागू हुआ और 2018 तक, यानी 2013 से 2018 तक ये एचपीसी का नियम चला, मजदूरों को उसका लाभ मिला, मजदूरी मिला, वेतन मिला। उसके बाद से मैंने उस समय एचपीसी रेट मान सकते हैं 32,000 के आसपास होता है। अब क्या हुआ है, आज अचानक मजदूरों की शिकायतें आई हैं, लगातार आंदोलन हुआ है, 2018 के बाद से स्थिति बदली है और वहां क्या होता है, एक नई आउटसोर्सिंग कंपनी एसएमएस और जेबी द्वारा कार्य को प्रारंभ किया जाता है। 6-7 महीना सामान्य तरीके से काम चलता है। उसके बाद से क्या होता है कि जो मजदूर थे उनको ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा एक अकाउंट में पेमेंट दिया जाने नहीं लगा। अनुमान 90 लाख रुपए, 292 मजदूर होते हैं तो उनके एचपीसी रेट के हिसाब से 90 लाख रुपया होता है, जो उनको भुगतान तो हो जाता है, कंपनी
भुगतान करती है, लेकिन उनके खाते में क्या होता है कि किसी को 6,000, किसी को 7,000, किसी को 8,000 जाता है, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। और वहां क्या होता है, कुछ आप कह सकते हैं कि जिनका मान्य सदस्य, नहीं, मेरा ये विषय मैंने इतना आप पूरक पूछे ना, क्या जानना चाहते हैं? मैं पहले विषय को दे दूं। विषय तो आप लिखित दे दिए हैं, विषय उनके पास है, पूरक पूछे। ठीक है, मैं पूरा क्यों पूरा पूछता हूं? तो उसमें अभी क्या हो रहा है कि अगर एचपीसी रेट की भी बात करें तो 32,000 होता है, लेकिन उनको 6,000, 7,000, 8,000 रुपए मिल रहे हैं, जो कि पूरी तरह से शोषण है। तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको संज्ञान में लें, एक टीम गठित करें, और जिन मैंने तो विषय दे दिया है, मैंने जगह का भी नाम बताया है, एक जांच कमेटी के माध्यम से जांच कराएं और